नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे द्वारा कहा गया कि इस समय महाराष्ट्र बड़ी तेजी से कोविड संक्रमण की तीसरी लहर की ओर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में राज्य में एक बार फिर बेहद कड़े प्रतिबंध लागू किए जाने की सख्त जरूरत है और जो लोग अब भी कोविड प्रतिबंधात्मक दिशा निर्देशों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिस रफ्तार से राज्य में कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है उसे देखते हुए राज्य में हालात को काफी हद तक विस्फोटक व खतरनाक कहा जा सकता है। ऐसे में कड़े प्रतिबंधों के अलावा फिलहाल अन्य कोई दूसरा रास्ता नहीं है, अतः प्रशासकीय अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देशित किया जाएगा कि बिना मास्क लगाए घूमने वाले लोगों के खिलाफ जमकर दंडात्मक कार्रवाई की जाए, लेकिन किसी भी हालत में भीड़-भाड़ को कम किया जाए ताकि कोविड संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। राज्य में इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के साथ साथ ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। इसके तहत बीते 24 घंटे के दौरान राज्य में ओमिक्रॉन से संक्रमित 79 नए मरीज पाए गए। इसके साथ ही राज्य में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या बढ़कर 876 हो गई है, जिसमें से 381 मरीजों को इस समय तक डिस्चार्ज दिया गया है। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान समूचे राज्य में 36,265 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए, जिसमें से 20,000 से अधिक संक्रमित अकेले मुंबई मनपा क्षेत्र में पाए गए हैं। ऐसे में इस समय मुंबई सहित समूचे राज्य में जबरदस्त हड़कंप व चिंता वाली स्थिति देखी जा रही है, जिसके मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा मिनी लॉकडाउन या वीकेंड लॉकडाउन लगाए जाने के संदर्भ में इस समय विचार विमर्श किया जा रहा है। बहुत संभावना है कि आज रात तक राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा इस बारे में कोई अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा। कक्षा 10वीं व कक्षा 12वीं की परीक्षा ऑनलाइन पद्धति से लेना असंभव रहने के चलते कोविड संक्रमण को लेकर गंभीर होती स्थिति के बावजूद भी राज्य शिक्षा मंडल द्वारा ऑफलाइन तरीके से ही बोर्ड की परीक्षाएं लेने की तैयारी शुरू की गई है। राज्य शिक्षा मंडल द्वारा कुछ अर्सा पहले ही कक्षा 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं का टाइम टेबल घोषित कर दिया गया था। इसी दौरान कोविड संक्रमण को लेकर स्थिति काफी गंभीर होती जा रही है, किंतु इस समय तक सरकार की ओर से राज्य शिक्षा मंडल को कोई दिशा निर्देश नहीं दिया गया है। ऐसे में कक्षा 10वीं व कक्षा 12वीं के करीब 36 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा ऑफलाइन तरीके से ही लिए जाने को लेकर राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा आवश्यक नियोजन जारी रखे गए हैं। आज लगातार चौथे दिन भी अमरावती जिले से समूचे संभाग में बड़ी संख्या में कोविड संक्रमित मरीज पाए गए। इसके तहत अमरावती जिले में 51 लोगों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं समूचे संभाग में 171 मरीज पाए गए। आज अमरावती जिले में RT-PCR टेस्ट के जरिए 41 व रैपिड एंटीजन टेस्ट के जरिए 8 लोगों को कोविड संक्रमित पाया गया, जिनमें 1 व 2 वर्षीय 2 बच्चों सहित 22 पुरुषों व 29 महिलाओं का समावेश है। इन 51 संक्रमितों में अमरावती मनपा क्षेत्र के 45, अमरावती तहसील क्षेत्र के 1, भातकुली के 1 तथा अचलपुर तहसील क्षेत्र के 4 नागरिकों का समावेश है। बीते 24 घंटे के दौरान जिले में 51 नए संक्रमित मरीज पाए जाने के साथ ही अब जिले में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 257 पर जा पहुंची है। इन एक्टिव पॉजिटिव मरीजों में मनपा क्षेत्र के 213 व ग्रामीण क्षेत्र के 44 नागरिकों का समावेश है, जिसमें से 23 मरीज कोविड अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं मनपा क्षेत्र में 195 व ग्रामीण क्षेत्र में 36 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। इसके अलावा बीते 24 घंटे के दौरान 6 संक्रमितों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते कोविड अस्पताल से डिस्चार्ज दिया गया। विगत 24 घंटे के दौरान जिले में 1203 संदिग्धों के थ्रोट स्वैब सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से 4.24% की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमितों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 98.08% पर है। आज समूचे संभाग में कुल 171 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें अकोला के 65, यवतमाल के 32, बुल्ढाना के 16 तथा वाशिम के 7 व्यक्तियों का समावेश रहा। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान संभाग में 20 मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें अकोला के 9, यवतमाल के 2 व बुल्ढाना के 3 व्यक्तियों का समावेश है। कोविड प्रतिबंधात्मक उपाय योजनाओं में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग व स्वास्थ्य सुविधाओं को सुसज्जित करने के साथ ही जिलाधीश पवनीत कौर ने टीकाकरण का प्रमाण बढ़ाने का निर्देश जारी किया है। साथ ही कहा है कि तहसील स्तर पर स्थापित किए गए ऑक्सीजन प्लांट के कामों की जांच पड़ताल पूरी करते हुए उप विभागीय अधिकारियों और तहसीलदारों द्वारा आगामी 2 दिन के भीतर जिला प्रशासन को रिपोर्ट पेश की जाए। ऐसे में अब सभी उप विभागीय अधिकारी कार्यालयों व तहसीलदार कार्यालयों द्वारा अपने अपने स्तर पर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। शहर सहित जिले में कोविड संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए जिला स्वास्थ्य प्रशासन द्वारा जिले के कुल 46 निजी व सरकारी कोविड अस्पतालों को एक बार फिर तैयार किया गया है। इसमें से 27 कोविड अस्पताल अमरावती शहर व 19 कोविड अस्पताल ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। इन सभी अस्पतालों में इस समय 2358 बेड की व्यवस्था की गई है, जहां पर संक्रमण की चपेट में आने वाले मरीजों को भर्ती किया जा सकेगा। गत रोज निगमायुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टेकर ने अपने दालान में मनपा के स्वच्छता व स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य प्रमुख विभागों के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने कहा कि इस समय अमरावती शहर में कोविड की संक्रामक महामारी का संक्रमण एक बार फिर फैलता दिखाई दे रहा है। ऐसे में बीमारी से बचे रहने हेतु यह बेहद जरूरी है कि सभी शहरवासियों ने मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे कोविड त्रिसूत्री नियमों का कड़ाईपूर्वक पालन करने के साथ ही अनिवार्य तौर पर टीकाकरण करवाना चाहिए।
कोविड वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु मनपा सहित जिला प्रशासन द्वारा सभी नागरिकों से कोविड त्रिसूत्री नियमों का पालन करने के साथ ही कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर से संबंधित नियमों का पालन करने को लेकर बार बार आह्वान किया जा रहा है। साथ ही अब नियमों का उल्लंघन होने पर संबंधितों के खिलाफ कानूनी व दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत मनपा द्वारा अपने 5 जोन अंतर्गत एक पथक को तैनात किया गया है और इन 5 पथकों द्वारा विगत 2 दिनों के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों से 1,90,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है। प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, तू वैसे ही था पहले यहाँ पे खड़ा। पहले तुम यहाँ पे वैसे ही खड़ा हो सकते, तू यहाँ पे वैसे ही था। अब ज़्यादा उसमें उलझ मत, ये देखा और देखने के बाद में झूठ बोल रहा था। यार मेरे पास मास्क नहीं था, मेरे पास मास्क, मैं बैग लटक के वहाँ से देखा तुमने जब पीछे गया तुम यहाँ पे देखने के बाद में। तो ये मास्क चलता नहीं, ये मास्क नहीं है, हैंडकरचिप अलाउड नहीं है, इसमें रुमाल अलाउड नहीं है। त्यांच्या पासून बहुत बड़ा नाम नका अमरपूर काय झालं तसं नाव लिहून घ्या म्हणजे एटीएम मध्ये या निवडणुकीत टाकून नाव सांगा तुम्ही नाव सांगून द्या चला पटकन गॅस नाव सांगा हमको सिटी कोर्टाने मनपा के बाजार परवाना विभाग तथा जोन निहाय पथकों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के दौरान कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का उल्लंघन करने को लेकर शहर के 3 मंगल कार्यालयों पर 50-50 हजार रुपए का दंड लगाया गया, जिनमें बालाजी मंगल कार्यालय, चिंतामणि मंगल कार्यालय व महेंद्र लॉन का समावेश है। इसके अलावा कोविड नियमों का उल्लंघन करने वाले आम नागरिकों व दुकानदारों से 40,000 रुपए का दंड वसूल किया गया है। इस समय जहां एक और समूचे शहर में कोविड नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी दंडात्मक व कानूनी कार्रवाई की जा रही है, वहीं अब जिलाधीश कार्यालय व मनपा की मुख्य प्रशासकीय इमारत में भी नियमों की अवहेलना कर बिना मास्क लगाए घूमने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू की गई है। इसके तहत अब जिलाधीश कार्यालय व मनपा मुख्यालय में बिना मास्क लगाए इधर से उधर घूमते दिखाई देने वाले लोगों से दंड व जुर्माने की राशि वसूल की जा रही है। अमरावती महानगर पालिका की 4 विषय समितियों के सभापति व उपसभापति पद का चुनाव करवाने हेतु आज शुक्रवार 7 जनवरी को मनपा की एक विशेष सभा बुलाई गई, जिसमें विधि, शहर सुधार, शिक्षा तथा महिला व बाल कल्याण समिति के सभापति व उपसभापति पद हेतु चुनाव करवाया गया। इस हेतु आज सुबह 11 बजे से मनपा के विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सभागार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संभागीय आयुक्त कार्यालय के अपर आयुक्त नीलेश सागर की अध्यक्षता में विशेष सभा आयोजित हुई। इससे पहले सुबह 9 से 10:30 बजे तक चारों विषय समितियों के सभापति व उपसभापति पद के लिए नामांकन पत्र पेश किए गए। पश्चात चारों समितियों के सभापति व उपसभापति पद का चुनाव हुआ। इसके तहत विधि समिति के सभापति पद पर बलदेव बजाज व उपसभापति पद पर श्रीचंद तेजवानी, शहर सुधार समिति के सभापति पद पर आशीष अक्करे व उपसभापति पद पर वंदना हरणे, शिक्षा समिति सभापति पद पर गंगा अंभोरे व संगीता बुरंगे तथा महिला व बाल कल्याण समिति सभापति पद पर माधुरी ठाकरे व उपसभापति पद पर वंदना मडगे का सर्वसम्मति से निर्वाचन हुआ। सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का पीठासीन अधिकारी सहित मनपा के महापौर चेतन गावंडे एवं सभी पदाधिकारियों द्वारा भावपूर्ण सत्कार किया गया। महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 के सुधारित 2018 के कलम 30(3) अन्वय महिला व बाल कल्याण समितीचे सभापती व उपसभापतीची निवड करणे। प्रहार जनशक्ति पार्टी के महानगर प्रमुख बंटी रामटे के द्वारा यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा गया कि स्थानीय जिला परिषद के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत की जाने वाली पद भर्ती में संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मनमान्यपूर्ण ढंग से काम किया गया और डायलिसिस तंत्र के पद की भर्ती में भ्रष्टाचार करते हुए SC संवर्ग से वास्ता रखने वाली शीतल सिद्धार्थ उके को नियुक्ति देने की बजाय अपने परिचित कर्मचारी के नजदीकी व्यक्ति को नियुक्ति दी गई, जिसमें बड़े पैमाने पर आर्थिक लेन देन भी हुआ है। यदि अन्याय व प्रताड़ना का शिकार शीतल उके को जल्द से जल्द न्याय नहीं मिलता है तो आगामी 10 जनवरी से प्रहार जनशक्ति पार्टी द्वारा घंटानाद आंदोलन किया जाएगा। उत्तर ते भोटले साहेबांनी दिलेलं आहे ते आपल्याला न्याय आपल्या जवळ आहे, त्याच्यावर सरासर मंत्री महोदयाची दिशाभूल केली त्यांनी। दुसरा, आम्ही त्याच्यानंतर ह्या शीतलताईसाठी लढाईसाठी आम्ही गेलो महिला आयोगाकडे। महिला आयोगनं पूर्णपणे त्याच्यात शीतलताईच्या बाजूने निर्णय दिलेला आहे, कारण जे पुरावे आमच्या जवळ आहेत त्या पुराव्याच्या माध्यमातून आम्ही सर्व तिथं न्यात गेलो, त्यांच्या समोर गेलो। त्यांनी आम्हाला त्यांची आणि आमची चौकशी करून एक ऑफिस आहे आपल्या तिथं आम्ही त्यांची तक्रार दिली शीतलताईची। त्या तक्रारीवर त्यांनी कळसकर साहेबांनी आम्हाला चौकशी समिती नेमून त्यांनीही शीतलताईच्या बाजूने पूर्ण उत्तर दिलेलं आहे, त्याची एक कॉपी आपल्याला दिलेली आहे, त्याचाही पुरावा पूर्ण दिलेला आहे। तर ह्या उमेदवारासोबत सरासर सिद्ध झाला आहे
आणि इथून पुढं जे काही तुम्हाला सविस्तर मी सांगणार आहे, सविस्तर आता मी सांगितलं आहे थोडक्यात, पण सविस्तर तुम्ही त्या उमेदवारासोबत मी उमेदवारांना समोर जाऊन कारवाई करताना त्यांना हे करतो, त्यांनी पूर्ण तुम्हाला क्लिअर सांगितलं. नामावलीचे उल्लंघन करूनही व प्रवर्गाच्या उमेदवारांची निवड करण्याबाबत संदर्भ आपले दिनांक 6/1/2022 चे पत्र क्रमांक 300 नमूद संदर्भित पत्र आपणास नमूद. सूचना अधिकार कार्यकर्ता प्रदीप श्यामराव डाखोरे द्वारा स्थानीय वालखट कंपाउंड परिसर स्थित मराठी पत्रकार भवन में बुलाई गई पत्रवार्ता में आरोप लगाया गया कि अचलपुर के उपविभागीय अधिकारी संदीप कुमार अपार ने रामदास यशवंत खैरकार व शोभा श्यामराव डाखोरे को उनकी पैतृक व पितृ अर्जित जमीन के अधिकार से जानबूझकर वंचित रखने का काम किया है और अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए वरिष्ठ अदालत द्वारा जारी आदेशों की अनदेखी भी की है ताकि एक अन्य पक्ष को फायदा पहुंचाया जा सके। अतः नियमों की अनदेखी व उल्लंघन करने वाले एसडीओ संदीप कुमार अपार को तत्काल पद से निलंबित करते हुए उनकी न्यायालयीन जाँच की जानी चाहिए, अन्यथा आगामी 6 जनवरी से डाखोरे परिवार द्वारा एसडीओ कार्यालय के समक्ष आमरण अनशन करना शुरू किया जाएगा। संदीप कुमार अपार एसडीओ अचलपूर यांनी गैरअर्जदाराशी मॅनेज होऊन व राजकीय दबावाखाली येऊन पूर्ण माझ्या विरोधात आदेश केलेले आहेत असं माझं मत आहे. हे सविस्तर पूर्ण मी लेखी दिलेलं आहे आपल्यापर्यंत निवेदन. आतापर्यंत 40 वर्षापासून मी तिसरी पिढी आहे. 12/3/15 एसडीओ मस्के साहेब असताना त्यांनी निष्कर्ष काढला की जिथपर्यंत पूल डिक्लेअर होत नाही, जिथपर्यंत पूल हे डिक्लेअर करत नाही तहसीलदार, तिथपर्यंत 120 ची कारवाई करता येत नाही, म्हणजे ताब्याची कारवाई करता येत नाही. त्याप्रमाणे एमआरटी कोर्ट नागपूर यांनी 12/3/15 चे यांनी पूल डिक्लेअर करावं आणि पूल डिक्लेअर झाल्यानंतर 12/3/15 च्या आदेशाचं अवलोकन करून कलम 120 खाली यांना ताबा देण्याची कारवाई करावी. परंतु एमआरटी कोर्टाचे आदेश 29/2/2016 त्याच्यामध्ये 12/3/2015 चे एसडीओ साहेबांचे आदेश हे कायम आहे. कायम आदेश असताना या आदेशाचं आताचे उपविभागीय अधिकारी एसडीओ संदीप कुमार अपार यांनी ते निर्देशनात घेतले नाही. तसेच राज्य माहिती आयोग यांचे आदेश आहे 6/3/2013 चे. या आदेशाप्रमाणे तहसीलदारांनी माहिती पुरवलेली आहे 29/1/2016 स्थानीय विधायक सुलभा खोड़के द्वारा विशेष अनुदान के तहत 28,74,000 रुपयों की निधि से गाड़गनगर क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं वाले विभिन्न विकास कामों का निर्माण करवाया गया, जिससे परिसर के रास्तों का कायाकल्प हो गया है। इन सभी विकास कामों का आज विधायक सुलभा खोड़के के हाथों लोकार्पण किया गया। इस समय क्षेत्रवासियों द्वारा विधायक सुलभा खोड़के के प्रति इन विकास कामों को पूर्ण कराने हेतु आभार भी ज्ञापित किया गया। स्थानीय पार्वतीनगर स्थित संकटमोचन हनुमान मंदिर द्वारा आज जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम राजेश्वराचार्य महाराज का दर्शन उत्सव आयोजित किया गया था। इस अवसर पर बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा तथा लप्पी सेठ जाजोदिया ने उपस्थित रहकर श्री हनुमान जी व जगत गुरु राम राजेश्वराचार्य जी महाराज के दर्शन व आशीर्वाद प्राप्त किए। शहर के पठान चौक से भातकुली रोड तक 50 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे सीमेंट कंक्रीट रोड और चित्रा चौक से पठान चौक तक बनने वाले उड़ान पुल के निर्माण कार्य का आज बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने जायजा लिया। साथ ही यहां के कामों को तेजी से निपटाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। भारतीय जनता पार्टी की शहर शाखा द्वारा आज स्थानीय राजकमल चौराहे पर जबरदस्त धरना प्रदर्शन करते हुए पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस समय आरोप लगाया गया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के समय उनकी सुरक्षा को लेकर पंजाब सरकार द्वारा बेहद गंभीर स्वरूप की चूक की गई है। यह अपने आप में बेहद अक्षम्य लापरवाही है। पंजाबच्या सरकारने त्यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेमध्ये चूक केली, पंतप्रधानाचा जीव पणाला लावला। पंतप्रधान कोणत्याही पक्षाचा असो तो देशाचा पंतप्रधान आहे आणि पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांनी जे केलं ते अत्यंत गलिच्छ राजकारण आहे। काँग्रेस नीच स्तरावर उतरली आहे। भारतीय जनता पार्टी काँग्रेसचा निषेध करते, मुख्यमंत्री चेन्नी यांचा निषेध करते। अशा प्रकारचं गलिच्छ राजकारणाला भारतातली जनता उत्तर दिल्याशिवाय राहणार नाही असा आमचा विश्वास आहे। राजापेट परिसर स्थित शिवसेना भवन में स्वर्गीय मीनाताई ठाकरे की जयंती अवसर पर ममता दिवस मनाया गया। इस समय वरिष्ठ समाज सेविका व अनाथों की माई स्वर्गीय सिंधुताई सपकाल को भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शिवसेना के महानगर प्रमुख पराग गुर्दे के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में शिवसेना के अनेकों पदाधिकारी व शिवसैनिक उपस्थित थे।
विवाह संघर्ष कृति समिति द्वारा जिलाधीश पवनीत कौर को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि विगत 2 वर्षों से विवाह समारोह में 35 प्रकार की सेवाएं देने वाले सेवा प्रदाता व्यवसायी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। वहीं अब कोविड संक्रमण की तीसरी लहर की शुरुआत में सरकार व प्रशासन द्वारा विवाह समारोह में केवल 50 लोगों को ही उपस्थित रहने की छूट दी गई है, जबकि अन्य स्थानों पर अब भी काफी भीड़भाड़ वाली स्थिति है। अतः केवल विवाह समारोह के लिए नियम लागू करते हुए विवाह उद्योग से जुड़े व्यवसायियों पर कोई अन्याय न किया जाए और भेदभावपूर्ण नीति के तहत काम न किया जाए। रेल प्रशासन द्वारा मध्य रेलवे के मुंबई विभाग में ठाणे व दीवा के बीच 5वीं व 6वीं रेल लाइन को कार्यान्वित करने के साथ ही विशेष पावर ब्लॉक कार्यान्वित किए जाने की योजना तय की गई है। साथ ही दीवा उत्तर में क्रॉस ओवर डाउन थ्रू डाउन व डाउन थ्रू अप लोकल मार्ग से शुरू करने का नियोजन भी है। ठाणे व दीवा सेक्शन के बीच मेन लाइन पर किए जाने वाले इन कामों के चलते मुंबई से भुसावल की ओर आने व जाने वाली कई रेलगाड़ियों को फिलहाल रद्द किया गया है, जिसमें अमरावती मुंबई व नागपुर दादर सेवाग्राम एक्सप्रेस का भी समावेश है। यह दोनों रेलगाड़ियां अप व डाउन ट्रैक पर अगले 2 दिन तक बंद रहेंगी। विदर्भ राज्य आंदोलन समिति द्वारा जिला कचहरी के सामने धरना आंदोलन किया गया। साथ ही कहा गया कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा अमरावती के लघु उद्योग विकास मंडल के विभागीय कार्यालय को बंद किए जाने का निर्णय काफी दुखद व अन्यायकारक है। ऐसे में इस कार्यालय को शुरू रखा जाए और विदर्भ क्षेत्र पर होने वाले अन्याय को तत्काल दूर किया जाए। जिला मोटर मालिक माल यातायात एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भारतीय राष्ट्रीय राज्य मार्ग प्राधिकरण के प्रबंधक ब्राह्मणकर से मुलाकात करते हुए मांग की कि शहर के वाहन धारकों को नांदगांव पेठ टोल नाके पर छूट दी जाए। इस समय प्राधिकरण के प्रबंधक को बताया गया कि केंद्रीय सड़क यातायात और परिवहन मंत्रालय द्वारा निकाले गए भारतीय राज्य पत्र में टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर तक आने वाले सभी गांवों व शहरों के वाहनों को छूट दिए जाने का उल्लेख किया गया है। मनपा के दमकल विभाग की टीम ने आज बडनेरा स्थित पोदार इंटरनेशनल स्कूल में छात्रों को आग से बचने के गुर सिखाए। उल्लेखनीय है कि आग की घटना होने पर अक्सर ही लोगों में भगदड़ मच जाती है, जिसकी वजह से होने वाला नुकसान काफी अधिक हो जाता है। ऐसी स्थिति में आग पर काबू पाते हुए आग से किस तरह बचाव किया जाए, इसका प्रात्यक्षिक दमकल विभाग की टीम द्वारा छात्र छात्राओं को दिखाया गया। मकर संक्रांत का पर्व शुरू होने में अब केवल 1 सप्ताह का समय शेष बचा हुआ है। क्योंकि मकर संक्रांत के पर्व पर जमकर पतंगबाजी होती है, ऐसे में इन दिनों पतंग निर्माता व्यवसायियों के यहाँ विभिन्न आकार प्रकार वाली रंग बिरंगी पतंगे बनाने का काम जबरदस्त ढंग से चल रहा है और पतंग कारागिर पूरी तन्मयता के साथ पतंग बनाने के काम में मशगूल हैं। स्थानीय नमूना गली नंबर 4 में रहने वाले सौरभ चुने के निवास पर आज श्री संत गजानन महाराज की पुरातन चरण पादुकाओं का आगमन हुआ, जिसका चुने परिवार सहित परिसर के गजानन भक्तों द्वारा भावपूर्ण तरीके से पूजन किया गया। ये चरण पादुकाएं खुद श्री संत गजानन महाराज द्वारा वर्ष 1908 में बुल्ढाना जिले के मोताला तहसील अंतर्गत जयपुर निवासी देशमुख परिवार को भेंट दी गई थी। स्थानीय विवेकानंद कॉलोनी स्थित मालपे हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अमित मालपे को आज गाड़गेनगर थाना पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 338 के तहत नामजद किया गया है। इस मामले में शहर की सामाजिक कार्यकर्ता व फार्मासिस्ट भारती मोहकर द्वारा शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह से मुलाकात करते हुए कुछ समय पूर्व शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें डॉक्टर अमित मालपे सहित डॉक्टर स्नेहा राठी, डॉक्टर दीपाली देशमुख और डॉक्टर जय शिंगले पर आरोप लगाया गया था। इन चारों डॉक्टरों ने भारती मोहकर के गर्भाशय संबंधी शल्यक्रिया में लापरवाही से काम किया और शल्यक्रिया में प्रयुक्त होने वाली कोठरी को ऑपरेशन के दौरान यूं ही छोड़ देने की वजह से मोहकर की जांघ जला दी। शल्यक्रिया में की गई लापरवाही की वजह से मोहकर की किडनी भी खराब हो गई और उन्हें स्वास्थ्य संबंधी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस मामले में सीपी डॉक्टर आरती सिंह ने गाड़गेनगर थाने को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश देने के साथ ही जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर निकम से उनकी रिपोर्ट मांगी थी और सीएस डॉक्टर निकम ने अपनी जांच के बाद इस मामले में डॉक्टर अमित मालपे को शल्यक्रिया व इलाज के दौरान लापरवाही का दोषी पाया। सीएस की रिपोर्ट के आधार पर आज गाड़गेनगर थाना पुलिस ने डॉक्टर अमित मालपे के खिलाफ धारा 338 के तहत अपराध दर्ज किया है। शहर के इतिहास में संभवतः यह पहला मामला है जब किसी मरीज के इलाज में लापरवाही व कोताही करने को लेकर किसी डॉक्टर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। जमील कॉलोनी निवासी मोहम्मद शरीफ रजा मोहम्मद इशाक ने अपने बच्चे के लिए ऑनलाइन बुलाए गए कपड़े वापस देने का कहने पर कस्टमर केयर में बैठे व्यक्ति ने ओटीपी भेजकर ऑनलाइन तरीके से 80,000 रुपए की ऑनलाइन तरीके से ठगबाजी की। इसकी शिकायत मिलते ही साइबर सेल पुलिस ने उच्च तकनीक के सहारे केवल 12 घंटे के भीतर शिकायतकर्ता को उनकी 80,000 रुपए की रकम वापस दिलाई। इन दिनों शहर में खराब गुड़ से नकली शहद बनाकर बेचने वाला उत्तर प्रदेश का एक गिरोह सक्रिय है। फ्रेजरपुरा पुलिस को जब इस बारे में गुप्त सूचना मिली तो पुलिस ने डेंटल कॉलेज के सामने से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पश्चात फूड एंड ड्रग विभाग ने उस नकली शहद का सैंपल जांच के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू की है। हिरासत में लिए गए आरोपी का नाम विपिन मनीराम गेहार बताया गया है। जिला सामान्य अस्पताल में मेडिकल से संबंधित दस्तावेज बनाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले कुछ एजेंट सक्रिय हैं। ऐसा एक मामला आज सामने आया है जब एक किसान फिटनेस सर्टिफिकेट बनाने के लिए यहां आया, लेकिन अस्पताल में तैनात एजेंट ने सर्टिफिकेट बनाने के नाम पर किसान को 5,200 रुपये का चूना लगा दिया। पश्चात अचलपुर निवासी सुनील मधुकर राव अतकरे नामक किसान की शिकायत पर समाधान नगर निवासी निखिल वाडिवे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
एक विवाहित महिला को अपने प्रेम जाल में फंसाने के बाद उस पर जोर जबरदस्ती करते हुए कई बार दुराचार किया गया। यह बात महिला द्वारा अपने पति को बताए जाने पर आरोपी ने महिला को जान से मारने की धमकी दी। पश्चात महिला की शिकायत पर गाड़गीनगर पुलिस थाने में अपराध दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की गई है। इस मामले में अकोला के भवानी नगर परिसर निवासी नीलेश पलसपगार नामक व्यक्ति को नामजद किया गया है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।